हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हम यूपीएससी ऑप्शनल सब्जेक्ट के पेपर्स कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के 2019 के। हमारा आज की क्वेश्चंस का टॉपिक है ट्रिब्यूनल और एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। तो हम आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है आज का, गिवन एन ओवरव्यू ऑफ द ग्रोथ ऑफ द ट्रिब्यूनल इन इंडिया विथ स्पेशल रेफरेंस टू एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश्ड एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट। ठीक है, तो ट्रिब्यूनल की ग्रोथ क्या होती है, ट्रिब्यूनल की ग्रोथ कैसे हुई इंडिया में, ट्रिब्यूनल क्या होता है, ठीक है, उसका स्पेशल उसकी विशेष उल्लेख एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का क्या दे रखा है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट में। तो हम इस क्वेश्चन में ये सब जानेंगे आज। ठीक है, तो इसके पहले की पॉइंट्स निकाले थे। की पॉइंट्स निकालने से हमको आंसर लिखने में और आसानी होती है। जैसे हम मीनिंग ऑफ ट्रिब्यूनल, ठीक है, ट्रिब्यूनल इंडिया में कैसे इस्टेब्लिश्ड किया गया, स्पेशल रेफरेंस मतलब इसका विशेष उल्लेख क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का, किसमें, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट में। तो पहले हम मीनिंग देखते हैं ट्रिब्यूनल का। ट्रिब्यूनल का मीनिंग क्या होता है, ट्रिब्यूनल होता क्या, पहले हम ये जानते हैं। ट्रिब्यूनल इज जस्ट लाइक अ कोर्ट। ट्रिब्यूनल एक कोर्ट की तरह होता है। ये ट्रिब्यूनल को हम एक कोर्ट ही बोल सकते हैं। तो फिर कोर्ट क्यों है, ठीक है, और अगर कोर्ट है तो ट्रिब्यूनल क्यों है, और ट्रिब्यूनल है तो फिर क्यों कोर्ट क्यों है, इस बात को मैं आपको यहीं पे बताती हूँ, क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, पहले हम मीनिंग ऑफ ट्रिब्यूनल देख लेते हैं। अ टाइप ऑफ कोर्ट विद द ऑथोरिटी टू डिसाइड हु इज राइट इन पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिस्प्यूट और एग्रीमेंट। ठीक है, जो किसी पर्टिकुलर टाइप का डिसएग्रीमेंट या कोई विवाद होता है उसमें कौन सही है कौन गलत है, ट्रिब्यूनल ये चीज़ डिसाइड करती है। अब मैं आपको बताती हूँ ट्रिब्यूनल और कोर्ट में डिफरेंस। ठीक है, कोर्ट में हर टाइप्स के केसेस जाते हैं, ठीक है ना। हम किसी भी तरीके का किसी भी मैटर का कोर्ट में, सिविल हो या क्रिमिनल हो, हम किसी मैटर का केस कोर्ट में लेके जा सकते हैं। बट ट्रिब्यूनल जिस पर्टिकुलर उद्देश्य के लिए इस्टेब्लिश्ड किया गया है उस कोर्ट में, ट्रिब्यूनल में वही केस जाएगा, उसके अलावा और कोई दूसरा केस नहीं जाएगा। मतलब मान लो कि जैसे ट्रिब्यूनल किसी आर्म्ड फोर्स के लिए एक ट्रिब्यूनल बनाया गया, या किसी इन्वायरमेंट से रिलेटेड ट्रिब्यूनल बनाया गया, तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड ही उस ट्रिब्यूनल में केस जाएंगे। मतलब और दूसरे केसेस से रिलेटेड कोई केस नहीं जाएगा उस ट्रिब्यूनल में। तो ट्रिब्यूनल क्या कोई पर्टिकुलर केस डिसाइड करके रखता है, ठीक है, कोई पर्टिकुलर वे का केस डिसाइड करके रखता है। लेकिन कोर्ट में हर तरीके के केस जाते हैं। लेकिन जब कोर्ट में हर तरीके के केस जाते हैं तो ट्रिब्यूनल क्यों एस्टेब्लिश किया गया, ये भी हम जानते हैं। वाई एस्टेब्लिश दिस ट्रिब्यूनल टू रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ द कोर्ट, स्पीड ऑफ adjudication. Tribunals play an important and distinct role in the judicial system. They hear disputes related to environment, armed force, taxation and administration etc. issues to reduce the burden of pending cases. ठीक है, अभी हम देखते हैं कि हम कोर्ट जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सा वक्त लग जाता है, 3-4 साल लग जाते हैं किसी पर्टिकुलर वर्डिक निर्णय आने में कोर्ट के। तो ये ट्रिब्यूनल बनाने से क्या होता है, एक पर्टिकुलर वे का अगर कोई ट्रिब्यूनल बन जाता है तो वहाँ लोगों कोर्ट नहीं जाएगी वहाँ के, उसी जिस भी वे के लिए, जिस भी उद्देश्य के लिए अगर कोई ट्रिब्यूनल इस्टेब्लिश्ड किया गया है, तो अगर वो लोग उस ट्रिब्यूनल में जाने लग जाएंगे तो वो लोग कोर्ट नहीं आएंगे तो कोर्ट पे बर्डन कम पड़ेगा। तो कोर्ट दूसरे केसेस को जल्दी देखेगी, तो जो न्याय निर्णय की प्रक्रिया है वो भी हमारी फास्ट होगी। ठीक है, भले से वो ट्रिब्यूनल में तो फास्ट ही रहती है चीज़ें। ट्रिब्यूनल में फास्ट क्यों रहती है, क्योंकि ट्रिब्यूनल में पर्टिकुलर वे का केस रहता है, कोई ज़्यादा ओवरलोडिंग नहीं रहती है, तो वहाँ पे जल्दी से जल्दी केसेस का निर्णय आ जाता है। लेकिन कोर्ट में ओवरलोड होने के कारण केसेस वहाँ पे लेट निर्णय आता है, वहाँ पे टाइमिंग दिया जाता है ताकि दूसरे केसेस को भी टाइमिंग दे सके। इसलिए कोर्ट में ज़्यादा टाइम लगता है और ट्रिब्यूनल कम टाइम लगता है, और इससे कोर्ट का भी ओवरलोडिंग कम हो जाता है। ठीक है, इतने विवाद के केसेस आते हैं कोर्ट में, एक दो जगह के केसेस कम हो जाते हैं, बस ये फ़ायदा होता है ट्रिब्यूनल के इस्टेब्लिश्ड होने से। अब ट्रिब्यूनल इन इंडिया, तो ट्रिब्यूनल इंडिया में कैसे इस्टेब्लिश्ड किया गया, तो ट्रिब्यूनल आर कंसिस्ट ऑफ 2 आर्टिकल्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो 2 आर्टिकल के थ्रू इस्टेब्लिश्ड किया गया ट्रिब्यूनल को हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। क्या हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जब हमारा जो
हमारे लीडर्स थे, ठीक है, क्या वो शुरुआत से ही कॉन्स्टिट्यूशन में ये ट्रिब्यूनल को इस्टेब्लिश करके गए थे? तो जी नहीं, ठीक है। ये शुरुआत से नहीं था। वो बोलते हैं ना, हमको चीज़ों की ज़रूरत वक्त रहते रहते ही पता चलती है, तो हम उसके हिसाब से फिर अपने आप को बदलते हैं, हर चीज़ों को बदलते हैं। जैसे हम एक ड्रेस लेके आ रहे हैं, तो हम वो किसी पार्टी में जाने से पहले उस ड्रेस की फिटिंग विटिंग सब देखते हैं, ठीक है, ये पार्टी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। ऐसे ही कोई चीज़ इम्प्लीमेंट करने के बाद ही उस चीज़ के साइड इफ़ेक्ट पता चलते हैं कि उसके इफ़ेक्ट क्या है, उसके साइड इफ़ेक्ट क्या है। ऐसे ही जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लाई हुआ पूरे इंडिया पे, उसके बाद हमको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ रही, उस हिसाब से हमको समझ में आने लगी चीज़ें, और फिर हम अमेंडमेंट करते गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। ऐसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ 1976 में। 1976 में क्यों हुआ? उस वक्त हमारे इंडिया में इमरजेंसी भी लगी हुई थी। 1975 से तो शायद 1977 तक इमरजेंसी ड्यूरेशन था, आई थिंक, मेरे ख्याल से। उस टाइम प्रेसिडेंट कौन थी हमारे इंडिया में? इंदिरा गांधी जी इंडिया की प्रेसिडेंट थी। तो 42nd अमेंडमेंट, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, उसमें हमारा ट्रिब्यूनल रखा गया, ठीक है, 2 आर्टिकल में। कौन से 2 आर्टिकल हैं वो? एक तो 323 है और एक 323 भी है। इन 2 आर्टिकल में हमारे ट्रिब्यूनल को इस्टेब्लिश किया गया। अब किस तरह से किया गया हम वो देख लेते हैं। 323 किससे डीलिंग करता है? डीलिंग विथ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। जो हमारा आर्टिकल 323A है कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो डील करता है सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से, ठीक है। और 323B आर्टिकल जो है वो डीलिंग करता है, डीलिंग विथ ट्रिब्यूनल फॉर अदर मैटर, जो दूसरे अदर मैटर्स हैं उनसे डीलिंग करता है। अदर मैटर मतलब सारे ही मैटर इसमें आ गए, ठीक है। सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स को छोड़ के, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स को छोड़ के बाकी सारे मैटर्स 323B में हमारे इस्टेब्लिश कर दिए गए हैं। अब ऐसा क्यों किया गया कि 323A में सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल और 323B में बाकी अदर ट्रिब्यूनल्स कर दिए गए? उनके लिए क्यों नहीं अलग से आर्टिकल बने? ये बात तो मुझे भी नहीं पता। अगर आप लोगों को पता चले तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेशन में। अब 323A, हमको एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के बारे में ही बात करनी है इस क्वेश्चन में, इस वीडियो में। तो क्या होता है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल? एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के बारे में अगर हम पता चले तो ये इन पर्सन्स ऑफ आर्टिकल 323A, आर्टिकल 323A से लिया गया है। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट जो हमारा बना था वो 323A से निकल के बना है। पार्लियामेंट ने कब पास किया इसको? 1985 में, मतलब 1976 में ये आर्टिकल ऐड किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और इसका एक्ट कब बना? 1985 में, ठीक है। किसी भी लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए या किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक प्रोसेस होता है। इसको पार्लियामेंट में लाना, उसको पार्लियामेंट में लाना, उस रूल को फिर डिस्कस करके उसको पास करना और उसे एक्ट में कन्वर्ट करना और फिर उसको फॉलो करना। इट्स अ राइट, ये एक तरीके का राइट कानून है, मतलब एक तरीके की सही प्रक्रिया है कानून को फॉलो इम्प्लाई करने के लिए। तो ऐसे ही इस ट्रिब्यूनल में भी किया गया कि 323A से लेके पार्लियामेंट में इसके ऊपर डिस्कस किया गया एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, और 1985 में इसको पास कर दिया गया, ठीक है। द एक्ट ऑथराइज्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट टू एस्टैब्लिश वन सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एंड द स्टेट ट्रिब्यूनल्स, ठीक है। इस एक्ट को पास करने के बाद क्या हुआ? एक सेंट्रल में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल क्रिएट किया गया और स्टेट के ऊपर स्टेट के लिए छोड़ दिया, ठीक है। स्टेट को डिमांडिंग उस पर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल इस्टेब्लिश करने की पावर मिली, वरना पहले नहीं, शुरुआत में नहीं थी स्टेट को एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल इस्टेब्लिश करने की। डिमांडिंग पे स्टेट ने डिमांड करी और फिर उनको ये मिला। दिस एक्ट प्रोवाइडिंग स्पीडी एंड इनएक्सपेंसिव जस्टिस टू द एग्रीड पब्लिक सर्वेंट। अब मैंने आपको जैसे शुरुआत में बताया था कि हर ट्रिब्यूनल किसी पर्टिकुलर वे के लिए होता है। ट्रिब्यूनल हर कॉन्फ्लिक्ट या हर विवाद के लिए नहीं होता है, डिस्प्यूट के लिए नहीं होता है। ट्रिब्यूनल जो होता है वो
पर्टिकुलर वे के डिस्प्यूट के लिए होता है और उसका एक नाम भी दिया जाता है। जैसे यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल दिया गया, तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में किस टाइप के केस जाएंगे? जो सर्विस मैटर, जो पब्लिक सर्वेंट की सर्विस मैटर से रिलेटेड केस हैं, वो सब किस में जाएंगे? एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में जाएंगे। दिस एक्ट, ये एक्ट क्या करता है? इस एक मैंने आपको पहले बताया, जो ट्रिब्यूनल होते हैं वो इसलिए इस्टेब्लिश करेंगे कि पर्टिकुलर केस में तेज़ी लाई जा सके और लोगों को वेट नहीं करना पड़े। अब यहाँ पे किस टाइप के केस जाएंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में? जो पब्लिक सर्वेंट से रिलेटेड मैटर है, उनकी सर्विस से रिलेटेड मैटर है, अदर्स मैटर नहीं, जैसे उनकी घर गृहस्थी से रिलेटेड हो गए या उनके कोई पर्सनल रिलेटेड मैटर्स हो गए डिस्प्यूट के, वो मैटर्स नहीं, जो उनके सर्विस से डिस्प्यूट से, जो सर्विस रिलेटेड डिस्प्यूट है, वो मैटर वो कहाँ पे लेके जा सकते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में लेके जा सकते हैं। अब ये जो ट्रिब्यूनल है ये कौन से लेवल पे काम करते हैं? जिस तरह से हमारा सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट आता है, उसके बाद हाई कोर्ट आता है, फिर उसके बाद उसके नीचे क्या आते हैं? हमारे सारे सबऑर्डिनेट कोर्ट आ जाते हैं, जिनको दो सेशन में डिवाइड कर दिया जाता है। एक तो सेशन कोर्ट और एक डिवीज़न कोर्ट, एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, सॉरी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हमारे सिविल केस जाते हैं और सेशन कोर्ट में हमारे क्रिमिनल केसेस जाते हैं। ट्रिब्यूनल को भी उन्हीं के प्लेसेस, सब ऑर्डिनेट कोर्ट के प्लेसेस पे लाके रखा है। चाहे अगर कोई भी व्यक्ति इन ट्रिब्यूनल के वर्डिक्ट से हैप्पी नहीं होता है तो वो हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। नॉट कवर्ड बाय द मेंबर of the defense forces, officer and servants of the Supreme Court and the secretary staff of the parliament। जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रिब्यूनल में पर्टिकुलर वे के डिस्प्यूट ही जा सकते हैं, ठीक है। जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में डिसाइडेड है, ठीक है, जो भी एम्प्लॉयड है एडमिनिस्ट्रेटिव के जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि शायद मैंने आपको बताया ही नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में भी 323A जो हमारा आर्टिकल है उसमें भी दो वे में डिवीज़न कर रखे हैं, एक तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल और एक स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। तो जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, जो सेंट्रल लेवल पे हमारे एग्ज़ाम गवर्नमेंट कंडक्ट करवाती, उनके जो एम्प्लॉयड हैं वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं, और स्टेट लेवल के पब्लिक सर्वेंट होते हैं, एम्प्लॉयड होते हैं, वो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। यहाँ पे कौन कौन से मेंबर्स कवर्ड नहीं होते? अब एक तो डिफेंस ऑफिसर्स के मेंबर्स कवर्ड नहीं होते, इनके लिए अलग से ट्रिब्यूनल बना हुआ है। इसमें ऑफिसर्स कवर्ड नहीं होते, इसमें सर्वेंट, जो सुप्रीम कोर्ट के सर्वेंट होते हैं वो कवर्ड नहीं होते हैं, इसमें जो पार्लियामेंट के सेक्रेटरियल स्टाफ है वो कवर्ड नहीं होते हैं। द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल इज नॉट बाउंड बाय द प्रोसीजर लेट डाउन इन द सिविल प्रोसीजर कोड ऑफ 1908। जो सिविल प्रोसीजर कोड है, जो हमारे कोर्ट्स में अप्लाइड किए जाते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में अप्लाई नहीं होता है। मतलब वो इस एक्ट को मानते ही नहीं, वो इसके प्रोसेस से चलते ही नहीं हैं, ठीक है। और जैसे कोर्ट में एविडेंस की बहुत मान्यता होती है, जो वहाँ पे दिखाया जाता है, बताया जाता है, उसी चीज़ को महत्व दिया जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में ऐसा नहीं होता है कि जो चीज़ वो सबूत बता रहे हैं लाके, कितने ऐसा होता है ना कि सबूत उल्टे सीधे लोग लाके बता देते हैं और केस जीत जाते हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में ऐसा नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति जा रहा है तो उसकी तह तक जाने की कोशिश की जाती है और फिर उस चीज़ पे वर्डिक्ट सुनाया जाता है। मतलब यहाँ पे एविडेंस से भी बाउंड नहीं रहती, सिर्फ सिविल प्रोसीजर कोर्ट से नहीं, एविडेंस से भी कोई बाउंड नहीं रहती है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के ज़रूरी ही यही एविडेंस प्रस्तुत करना। वो एक एक चीज़ें देखती हैं ग्राउंड लेवल पे जाके। इट इज़ गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल से गाइडेड रहती है। अब नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल क्या होता है, मैंने इससे पहले भी कई वीडियो बनाई है, उसमें मैंने नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को भी अच्छे से समझा रखा है। फिर भी मैं यहाँ पे आपको एक बार बता देती हूँ कि नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल क्या होता है। नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल वो होता है जैसे निष्पक्ष किसी निर्णय लेना, जज या कोई भी पर्सन जो उस केस को सुन रहा है, वो एक तो किसी का रिश्तेदार नहीं होना चाहिए,
ठीक है, निष्पक्ष निर्णय देना चाहिए, उसको हम नेचुरल जस्टिस बोलते हैं। जो फेयर हियरिंग, फेयर जस्टिस करता है, और एक रिटर्न नेशन में इसका वर्डिक होता है। मतलब जो भी वो निर्णय ले रहा है, किस बेस्ट पे ले रहा है, वो एक रिटर्न नेशन में होना चाहिए, उसको नेचुरल जस्टिस बोलते हैं। यहाँ पे एक नॉमिनल फीस लगती है ₹50। जैसे कोर्ट में बहुत सारे पैसे लग जाते हैं लोगों के, और टाइम भी लगता है। यहाँ पे सिर्फ अगर सिविल सर्वेंट जाता है, कोई एम्प्लॉय जाता है कि हमको ये प्रॉब्लम है हमारे सर्विस से रिलेटेड, तो उसको ज़्यादा पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। मात्र ₹50 में वो अपना केस फाइल कर सकता है वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में। द एप्लीकेंट में अपेयर आइदर इन पर्सन और थ्रू अ लॉयर, वो खुद भी कर सकता है एप्लीकेशन फाइल, या किसी लॉयर को हायर करके भी करवा सकता है वहाँ पे। हाँ, वहाँ पे केस सुनता कौन है, सबसे बड़ी बात ये होती है। वहाँ पे कोई एग्ज़ाम नहीं होती है, वहाँ की कोई एग्ज़ाम नहीं होती। जैसे कोर्ट में जज को निर्णय रहता है तो वो एक एग्ज़ाम से गुजर के आता है, जुडिशल जज के एग्ज़ाम से, और फिर वो वहाँ पे बैठ के निर्णय देता है। यहाँ पे किसी एग्ज़ाम की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पे प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, और गवर्नमेंट अपॉइंट करता है स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। तो किसी एग्ज़ाम बेस्ड पे नहीं करते, ये कोई भी हो सकता है। कोई से मतलब कोई भी नहीं हो सकता है, कोई भी से मतलब ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भी हो सकता है कोई, या फिर कोई जुडिशियल वे का भी हो सकता है। कोई लॉयर हो सकता है, कोई जज हो सकता है, कोई रिटायर्ड जज हो सकता है, या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हो सकता है जिसे कानून की पूरी जानकारी ना भी हो तो चलेगा। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में सिर्फ आप एक बात ध्यान रखिए कि एम्प्लॉय अपनी सर्विस से रिलेटेड मैटर्स लेके जाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो सारे मैटर्स, अपने फैमिली से रिलेटेड भी मैटर्स लेके जा सकते हैं वहाँ पे, नहीं। वो सिर्फ सर्विस से रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में अपने मैटर्स लेके जा सकते हैं। ऐसे ही बहुत सी वेस के ट्रिब्यूनल्स इस्टेब्लिश्ड हैं हमारे इंडिया में, जिसमें अलग अलग मैटर्स को सुना जाता है। सिर्फ उसी वे के मैटर्स को सुना जाता है जिसके लिए वो ट्रिब्यूनल्स इस्टेब्लिश्ड हुए हैं। थैंक यू। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आता है तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। ना पसंद आए तो बताइए कि क्यों पसंद नहीं आया, क्या मेरे लेक्चर में कमी है, तो मैं उसको दूसरी वीडियो में ज़रूर सुधारने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।